तो आज का हमारा टॉपिक है टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। लास्ट वीडियो में हमने वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन देखा था और वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन को हम हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं। मतलब कि वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन या हेड ऑन कोलिजन का मतलब कोलिजन से पहले बॉडी जिस लाइन पर मूव करती है ना, कोलिजन के बाद भी बॉडी उस लाइन पर मूव करते रहेगी। और आज का हमारा टॉपिक है टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। तो देखो इसमें क्या होता है कि मान लो एक बॉडी है जिसकी मास m1 है और ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक दूसरी बॉडी है जिसकी मास m2 है और ये u1 वेलोसिटी से m2 है ना, तो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दोनों के बीच कॉलिजन होती है और कॉलिजन के बाद, कॉलिजन से पहले तो दोनों एक लाइन पर मूव कर रहे होते हैं कोलिजन से पहले दोनों बॉडी एक लाइन पर मूव कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सीधी लाइन बना दो। ये m1 है, m2 है। कोलिजन से पहले तो दोनों एक ही लाइन पर मूव कर रहे थे, लेकिन कोलिजन के बाद m1 इस लाइन पर मूव करने लग गया और m2 इस लाइन पर मूव करने लग गया, और ये कोलिजन के पहले वाला लाइन है। ये मान लो तुम बॉडी m1 है और ये बॉडी m2 है। ठीक है, कोलिजन के बाद m1 इस लाइन पर मूव करने लग गई और m2 इस लाइन पर मूव करने लग गए। इसको तो बोलते हैं टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन के बाद m1 का वेलोसिटी हमने मान लिया कि v1 हो गया और m2 का वेलोसिटी क्या हो गया, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ। कोलिजन के बाद m1 का वेलोसिटी v1 हो गया और m2 का वेलोसिटी क्या हो गया, तो v2 हो गया। मान लो ये वाला एंगल क्या है, θ1 है, और ये वाला एंगल क्या है, तो θ2 है। ठीक है, ये वाला लाइन कौन सी है, कोलिजन से पहले वाली लाइन है जिस पर बॉडी मूव कर रही थी कोलिजन से पहले, और ये वाला कोलिजन के बाद, आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इन दोनों के बीच कोलिजन होने के बाद m1 इस लाइन पर मूव करने लग गई और m2 इस लाइन पर मूव करने लग गई। ओके, अब देखो यहाँ पर v1 इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो इस यदि बात करें इस v1 की कंपोनेंट की ना, तो इधर हो जाएगा कौन सा, इधर हो जाएगा v1 cos थीटा, क्योंकि इस लाइन के साथ v1 थीटा एंगल बना रही है। तो बात करें यदि इस v1 की कंपोनेंट की, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो जाएगा v1 cos थीटा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल लाइन पर, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v1 sin थीटा। ठीक है, sin θ1 ना, cos θ1 sin θ1। ओके, v1 का कंपोनेंट हमने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया v1 cos θ1 और ये हो जाएगा v1 cos θ1, v1 cos θ1 और v1 sin θ1। इस तरह तुम v2 का कंपोनेंट ड्रा कर दो, इधर हो जाएगा v2 cos θ2 और इधर क्या हो जाएगा v1 sin θ, v2 ना, v1 का आएगा v2 sin θ2। सिंपली हमने यहाँ पर v1 का कंपोनेंट ले लिया जो v1 cos θ होगा, इधर cos θ1 और ऊपर में हो जाएगा v1 sin θ1, और इस v2 का भी कंपोनेंट ले लिया हमने कंपोनेंट, इधर हो गया v2 cos θ2 और इधर हो जाएगा v2 sin θ2। कंपोनेंट ड्रा करना आपको आनी चाहिए, और आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती है तो मेरा तो एक ही भाई रिक्वेस्ट है कि जाइए वेक्टर चैप्टर में हमने कंपोनेंट ड्रा करना बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, तो यदि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रही होगी ना कंपोनेंट ड्रा करने में, तो आप जाएंगे वो लेक्चर देखेंगे ना। मैं बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से गारंटी है कि आपको कंपोनेंट ड्रा करना बहुत अच्छे से आ जाएगी। एक बार जाइए उस लेक्चर को देखिए, वेक्टर चैप्टर में हमने बताया है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, शायद यही टॉपिक का नाम होगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, बहुत पहले बीत चुकी है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। आपको कंपोनेंट ड्रा करना बहुत अच्छे से आ जाएगी, आप जाइए देखिए तो सही एक बार। तो चलो कंपोनेंट हमने ड्रा कर लिया, और इलास्टिक कोलिजन है ना, तो हम जानते हैं इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है ना, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग एक्स एक्सिस, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एलोंग एक्स एक्सिस। अभी हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस के पहले, एक्स एक्सिस पर जो मोमेंटम कोलिजन से पहले थी वही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगी। कंजर्वेशन मोमेंटम का मतलब क्या, जो मोमेंटम कोलिजन से पहले थी वही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगी, इसी को तो बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो हम एक्स एक्सिस पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस पर, तो बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगी, m1 u1 प्लस m2 u2, टोटल लीनियर मोमेंटम यही होगा बिफोर द कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा। देखो एक्स एक्सिस पर चलो तो इधर क्या हो जाएगा, m1 मास m1 हो ही जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी एक्स एक्सिस के अलोंग v1 cos थीटा 1। बोलोगे सर v1 है, v1 इस लाइन पर है ना, मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग चाहिए, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इस v1 का कंपोनेंट क्या है, तो v1 cos थीटा 1, इसलिए m1 के साथ हम लिखेंगे क्या, v1 cos थीटा 1। m1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो v1 cos थीटा 1 के साथ, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के अलोंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेने जा रहे हैं ना, तो वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही लेंगे, जो कितना है v1 cos थीटा 1, ठीक है। तो ये हो गया m1 v1 cos थीटा 1 प्लस इसमें ऐड कर दीजिए m2 v2 cos थीटा 2, v2 cos थीटा 2, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। और यही बात करूं मैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एलोंग वाई एक्सिस, एलोंग वाई एक्सिस, एक बार एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे एक बार वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अच्छा कोलिजन से पहले वाई एक्सिस के अलोंग बॉडी का कोई वेलोसिटी है क्या, कोलिजन से पहले बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, तो इनका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन दोनों का वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लिखेंगे जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो हमने क्यों लिखा, क्या लिखोगे तुम, ये ना लिखोगे भाई m1 u1, एक्स एक्सिस के अलोंग तो u1 है और y एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी है क्या m1 का, नहीं ना, जीरो है ना। तो m1 u1 के जगह पे क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे, तो ये जीरो हो जाएगा ना। उस तरह से m2 इंटू u2, y एक्सिस के अलोंग इस m2 को कोई वेलोसिटी है क्या, नहीं ना, जीरो है ना, तो इंटू जीरो करोगे ये भी जीरो हो जाएगा, इसलिए हमने लिख दिया जीरो प्लस जीरो, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग m1 और m2 का कोई वेलोसिटी ही नहीं है। तो लिखेंगे जीरो प्लस जीरो बराबर, इधर देखो m1 y एक्सिस के अलोंग m1 का वेलोसिटी क्या है, तो v1 sin थीटा 1, लिखेंगे v1 sin थीटा 1, ठीक है। y एक्सिस के अलोंग m1 का वेलोसिटी क्या है, तो v1 sin थीटा 1 लिख देंगे। और हमने आपको जब कोलिजन चैप्टर स्टार्ट किया था ना, जब आपको हमने कोलिजन टॉपिक स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर हमने एक बात बताई थी कि भाई लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यदि एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेंगे ना तो दूसरे डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ कोलिजन में आपको बता रखा है कि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे में इनके पास डायरेक्शन भी एसोसिएटेड रहती है। तो यदि आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे ना तो उसके ठीक अपोजिट वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमने ऊपर वाला को पॉजिटिव ले लिया, आपकी मर्जी ऊपर वाला को नेगेटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने ऊपर वाला को पॉजिटिव ले लिया, तो हम लिखेंगे m1 v1 sin थीटा 1। अच्छा v1 sin थीटा 1 क्यों लिए, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग इस m1 का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कितना है, v1 sin थीटा 1। हम y एक्सिस के अलोंग कंजर्वेशन मोमेंटम लेने जा रहे हैं ना, तो वेलोसिटी भी y एक्सिस के अलोंग ही लेंगे। m1 का y एक्सिस के अलोंग कितना वेलोसिटी है, तो v1 sin थीटा 1, लिखेंगे m1 v1 sin थीटा 1। अच्छा ऊपर वाला प्लस तो नीचे वाला माइनस हो जाएगा, माइनस होगा ना, क्योंकि देखो v2 sin थीटा 2 नीचे है, इसलिए पहले ही हमने माइनस लगा दिया यहाँ पर। तो हम लिखेंगे m2 v2 sin थीटा 2,
सर जोड़े नहीं, जोड़ेगी भी ना तो V2 साइन थीटा 2 को आपको माइनस लेना पड़ेगा। इस तरह से प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे बस एक ही बात है, वही तो मैंने बताया ना कि भाई लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे में यदि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे ना तो उसके ठीक अपोजिट वाले डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस m2 v2 साइन थीटा 2। यहाँ से हम लिख सकते हैं m1 v1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू m2 v2 साइन थीटा 2। ठीक है, तो ठीक है, इतना नोट कीजिए। तो हमने दो इक्वेशन देखा, एक देखा है इक्वेशन नंबर 1 ये वाला, और दूसरा इक्वेशन नंबर 2 ये वाला। इन दोनों की हेल्प से हम V1 और V2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यदि बाकी का सारे वैल्यू दिए हो तो V1 और V2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखो एक स्पेशल कंडीशन, इसमें भी एक स्पेशल कंडीशन है। स्पेशल कंडीशन, वो क्या है स्पेशल कंडीशन? स्पेशल कंडीशन ये है कि मान लो इफ m1 इज इक्वल टू m2 एंड u2 इज इक्वल टू 0। यदि m1 और m2 आपस में बराबर हो और u2 इक्वल टू 0, मतलब सेकेंड बॉडी रेस्ट में हो, सेकेंड बॉडी रेस्ट में हो। एंड आल्सो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, सॉरी थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। देन तब क्या होगा? स्पेशल कंडीशन क्या है हमारा कि m1 m2 के बराबर है और सेकेंड बॉडी रेस्ट में है, और आल्सो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। देन तब क्या होगा? तब होगा v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू e1 अपॉन में 2 cos थीटा। ऐसे में v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू हो जाएगा e1 अपॉन में 2 cos थीटा। ठीक है, तो ये है अपना स्पेशल कंडीशन। दोनों बॉडीज का वेलोसिटी बराबर हो जाएगी आफ्टर द कोलिजन। कब? जब m1 m2 बराबर हो और सेकेंड बॉडी रेस्ट में हो और थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा है, तब दोनों बॉडीज आफ्टर द कोलिजन सेम वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगी। ओके, और ये हो जाएगा v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू e1 अपॉन में 2 cos थीटा। तो ये था 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा, और अच्छे से समझना ही पड़ेगा, ये साइंस है। ओके, कोई कहानी तो है नहीं। इसको पढ़ने के लिए पूरा दिमाग को चालू रखना पड़ेगा। आप भी अपने पूरे दिमाग को चालू रख करके पढ़ेंगे। मतलब अच्छा, दिमाग के चालू करने की कोई चाबी थोड़े ना है, या कोई बैटरी से थोड़े ना चालू होती है स्पार्क पैदा कर करके, ऐसे नहीं चढ़े होते, कोई इंजन थोड़ी है। दिमाग चालू करके पढ़ना मतलब पूरे एकाग्रचित के साथ पढ़ना, पूरे फोकस के साथ पढ़ना, पूरे ध्यान के साथ पढ़ना। इसी को बोलते हैं दिमाग चालू करके, दिमाग खोल करके पढ़ना। ओके, पूरा ध्यान से पढ़ाई कीजिए, पूरी फोकस से पढ़िए, पूरा एकाग्रचित होकर के पढ़िए, उसी को बोलते हैं दिमाग चालू करके पढ़ना। ओके, चाबी से मत स्टार्ट करने लग जाना, ये बाइक नहीं है तुम्हारी। ओके, तो पूरी ध्यान से पढ़ाई कीजिए, पूरी फोकस से पढ़ाई कीजिए, पूरी परिश्रम कीजिए। तुम्हारा सपना तुम्हारा ही है और तुम्हारे होकर ही रहेंगे। ठीक है, तो ओके, इतनी चीज़ को रिवीजन कीजिए आप। कोलिजन में हमको लगता है ये 3rd लेक्चर है, तो पूरा चैप्टर का रिवीजन कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।